हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं और आयाम कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आज शुरू करने वाले हैं। पी ब्लॉक की बात करने वाले हैं। पी ब्लॉक जैसे ही आता है तो नीट वाले स्टूडेंट के लिए कौन सी चीज़ याद आती है? एनसीईआरटी। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अपन पी ब्लॉक की शुरुआत करेंगे और इसमें एक एक करके जो उसके समूह होते हैं, खासकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा टफनेस रहती है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उनको समझ में नहीं आ रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम उनकी अब दूर होने वाली है। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? बोरॉन फैमिली की बात करने वाले हैं। ठीक, बोरॉन फैमिली का सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखें, बोरॉन फैमिली जो रहती है, ग्रुप नंबर कौन सा है? ये 13 है, 13वां नंबर का ग्रुप है और ये पी ब्लॉक का पहला समूह होता है। इसमें जो तत्व आते हैं वो कौन कौन से तत्व आते हैं? बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है। ठीक, ये इसके जो मेन तत्व हैं वो इसमें ये आते हैं। दूसरी बात, इसमें अपन इनकी ये बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन धातु है और कौन अधातु है। तो ये बोरॉन फैमिली में एक ही तत्व ऐसा है जो अधातु होता है, वो कौन है? बोरॉन। ठीक, बोरॉन अधातु होता है, बाकी के सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। इसमें बोरॉन क्या है? अधातु है। इसके बाद इनके भौतिक अवस्थाओं की अगर अपन बात करें तो भौतिक अवस्था जो रहती है सभी के सभी कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। केवल किसको छोड़कर? ये गैलियम को छोड़कर। ये गैलियम जो रहता है, गैलियम जो रहता है ये कौन सी स्टेट में मिलता है? कौन सी अवस्था में मिलता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम जो है वो कौन सी अवस्था में मिलेगा? द्रव अवस्था में मिलेगा। गैलियम कौन सी अवस्था में मिलेगा? द्रव अवस्था में मिलता है। और द्रव अवस्था में मिलने के कारण इसका उपयोग हम काय के लिए कर लेते हैं? थर्मामीटर के लिए कर लेते हैं। और ऐसा थर्मामीटर जिसमें अपन कम से कम 2676 केल्विन तापमान तक अपन इसमें क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। जैसे थर्मामीटर जो रहता है उसमें मर्क्यूरी का रहता है, लेकिन मर्क्यूरी वाला जो थर्मामीटर है वो इतने ज्यादा तापमान पे काम नहीं करता है। तो ये भौतिक अवस्थाओं की बात हो गई। तो भौतिक अवस्थाओं में अपने को क्या ध्यान रखना है कि गैलियम अकेला क्या है? द्रव होता है। और ये ऐसा धातु है जो क्या है? द्रव होता है। एक तो मर्क्यूरी होता है और एक कौन सा होता है? गैलियम। और उसका उपयोग अपन काय के लिए कर रहे हैं? थर्मामीटर में कर रहे हैं। अगली अपन बात करें, सामान्य विन्यास की बात करें तो सामान्य विन्यास, इस समूह का सामान्य विन्यास क्या होता है? ये इसका सामान्य विन्यास है कौन सा? NH2NP1। मतलब पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पी में रहता है, दो इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? इसके एस में रहते हैं। इसके बाद अगली जो इसके बारे में बात दी गई है वो क्या है? वो है कौन सी? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? वो +1 और +3 में मिलते हैं। ये +3 में ज्यादातर मिलते हैं और कौन से मिलते हैं? +1 में भी मिलते हैं। अब उसके कारण को अपन समझ लेते हैं। इसमें मैं आपको समझाता हूं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो नेक्स्ट उस पर अपन समझ लेते हैं, फिर वापस इस वाली स्लाइड पे अपन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन अक्रिय युग्म प्रभाव देख लेते हैं। तो क्या होता है इसमें? ये बोरॉन जो रहता है, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया, ये जो रहते हैं इनमें लास्ट का सभी का जो विन्यास है वो है NH2NP1 विन्यास है इनका। ठीक, अब नीचे वाले जो तत्व हैं तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनमें +3 होती है, लेकिन नीचे का जो तत्व है थैलियम, इसमें क्या होता है? ऐसा देखा गया है कि इसका जो +1 वाला जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में? +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में। और ये बात कैसे सिद्ध हो जाती है? इसके दो यौगिक हैं, एक तो थैलियम का कौन सा है? क्लोराइड ये, और एक थैलियम का कौन सा? ट्राई क्लोराइड। इन दोनों में से स्थायी जो देखा गया है, स्थायित्व जिसका देखा गया है वो किसका ज्यादा स्थायित्व देखा गया है? मोनो वाला जो हैलाइड है वो ज्यादा स्थायी होता है और ट्राई हैलाइड जो है वो क्या है? कम स्थायी है। इसका कारण क्या है? इसका एक कारण होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव। अब ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव होता है कि जो लास्ट का जो थैलियम है इसमें नीचे नीचे आप आते हो, वैसे वैसे आप नीचे आओगे तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें F कक्षक जो है वो चालू हो जाता है। इसके लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखोगे तो 4F14 होता है, 5D क्या होता है? इसमें 10 होता है और 6S2 होता है और 6P क्या होता है? 1 होता है। ये इसका लास्ट का क्या है? विन्यास है। अब इसके पास क्या है? आप देख रहे हैं D कक्षक है और F कक्षक है। D और
एक कक्षक जो रहते हैं इनमें क्या होता है, एक तो प्रतिकर्षण कम होता है। प्रतिकर्षण कम होता है मतलब क्या होता है, इनमें पर्दा प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव थोड़ा सा क्या है, कम होने लगता है। और ऊपर से इसका जो नाभिक है उसमें प्रोटोनों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो प्रोटोनों की संख्या बढ़ गई है तो ये क्या करते हैं, आकर्षण ज्यादा लगा देते हैं किसके ऊपर, ये एस वाला युग्म के रूप में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके ऊपर क्या करते हैं, ये आकर्षण क्या लगा देंगे, ज्यादा आकर्षण लगा देता है कौन, इसका नाभिक। अब ज्यादा आकर्षण लगा देगा, आकर्षण क्या हो गया इसके ऊपर ज्यादा, तो आकर्षण ज्यादा हो गया इसका मतलब ये आसानी से अब इलेक्ट्रॉन दान नहीं करने देगा। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं करने देगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो थैलियम है ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा मिलेगा, +1 में ज्यादा मिलेगा, और +3 में इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होगी, कम होगी। +3 में क्या होगा, कम। तो ज्यादा स्थायी इसको बोलते हैं अपन थैलस आयन, इसको बोलते हैं थैलिक आयन। ठीक, तो थैलस और थैलिक, थैलस में से कौन सा ज्यादा स्थायी है, थैलस ज्यादा स्थायी होगा थैलिक की तुलना में। इसी पर आधारित होता है कि ये जो थैलियम होता है ये इसका जो ट्राई आयोडाइड रहता है, आयोडीन जो रहता है, आयोडीन के साथ ये क्या हो जाता है, बिल्कुल भी ज्यादा स्थायी नहीं होता है। तो ज्यादा स्थायी क्यों नहीं होता है, एक तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +3 ज्यादा स्थायी नहीं है, और दूसरा आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है। तो ये दो कारण हो जाते हैं, इसलिए थैलियम का आयोडाइड क्या है, प्रकृति में नहीं मिलता है, मतलब कैसा होता है, अस्थायी होता है। एनसीईआरटी में अलग से मेंशन करके दिया है। तो क्या हो गया है, हमने देख लिया अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि नीचे वाले जो तत्व हैं उनकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ज्यादा स्थायी, और +3 क्या होगी, कम। तो इसके ऊपर एक नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, जैसे बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में +3 है, एल्यूमिनियम में +3 है, गैलियम में +3 है, इंडियम में +3 है, ठीक, और थैलियम में भी +3 है। इनमें कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो देखें अपन ने बात करी है कि ऊपर वालों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, बोरॉन +3 ज्यादा स्थायी रहेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे अक्रिय युग्म प्रभाव हावी होने लगेगा। तो ये काय का क्रम हो गया है, स्थायित्व का क्रम हो गया है +3 का। अब ऐसे ही अगर अपन +1 की बात करें तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो किसमें ज्यादा स्थायी होगी, आप खुद ही बताएं। जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे अक्रिय युग्म में प्रभाव बढ़ेगा, और अक्रिय युग्म में प्रभाव बढ़ेगा तो नीचे वाले की +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ज्यादा स्थायी। तो +1 का जो क्रम बनेगा स्थायित्व का वो बनेगा ये। तो क्या होता है, ये दोनों जो क्रम है वो काय पे, अक्रिय युग्म प्रभाव पर आधारित है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। नीचे वाले तत्व, खासकर हम बात करें तो जो समूह नंबर ये जो 13 है, ये समूह नंबर 14 और समूह नंबर 15, ये तीनों के नीचे के तत्वों में ये देखा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसके कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है मूल +3 होना चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पे क्या हो जाती है, इसमें क्या हो रही है, +1 हो रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दान हो रहा है। तो अपन वापस अपने उस पर चलते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था की बात खत्म हो गई, +1 और किसमें स्थायी होगी और +3 किसमें स्थायी होगी। तो ये बात अपनी हो गई है, +3 और +1 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। अगली बात है काय की, इसमें आकार की बात है। तो आकार में देखें इंपोर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे हम जाते हैं तो लगातार कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि साइज जो है नीचे गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम का क्या है, ज्यादा। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी पिछले सालों में नीट में आ चुका हुआ ये क्वेश्चन है, तो इस पे अपने को विशेष ध्यान देना है। अच्छा, कोई कारण पूछे कि भैया क्या कारण है इसका, तो इसका कारण ये है कि भैया ये जो गैलियम होता है इसमें कौन सा डी कक्षा का जाता है। ठीक, गैलियम में क्या आ जाएगा, गैलियम में 3D10 आ जाएगा, और 4s2 और 4p1। तो इससे क्या होता है, गैलियम में ये अंतिम विन्यास होने के कारण डी कक्षक है। तो डी कक्षक में चूंकि क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव जिसको अपन बोलते हैं, पर्दा प्रभाव बोलते हैं या स्क्रीनिंग प्रभाव बोलते हैं, वो क्या होता है, कम। और नाभिक में प्रोटोनों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जिसके कारण इसमें आकर्षण ज्यादा लगता है, तो इसका कारण आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये इसका कारण है। तो ये क्रम आप याद रखना है अपने को। तो नीचे जाने पे क्या होता है, आकार बढ़ता था, लेकिन गैलियम में अपवाद हो गया। आयनन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो आयनन ऊर्जा में इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। बीच बीच में देखो, एल्यूमिनियम की क्या हो गई है, कम। फिर इधर इंडियम की क्या हो गई है, सबसे कम। अगर आप इसका एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से अगर आप इनका क्रम बनाना चाहो आयनन ऊर्जा का,
तो ये टोटली प्रैक्टिकल डाटाबेस होता है। तो आयनन ऊर्जा में क्या होता है, बोरोन की सबसे ज्यादा है, इसके बाद होती है थैलियम की, इसके बाद गैलियम तीसरे नंबर पर ही है, इसके बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम, और सबसे कम इसमें जो होती है वो किसकी है, गैलियम की, सॉरी सबसे कम इंडियम की, सबसे कम किसकी है, इंडियम की इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो गई। घनत्व में तो आपको पहले से ही पता है कि घनत्व जो रहेगा वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा, तो नीचे जाने पर लगातार घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। फिर विद्युत ऋणात्मकता की बात, तो विद्युत ऋणात्मकता में आप देखो अपन ने पहले ही बात कर ली कि बोरोन क्या है, बोरोन है अधातु, तो बोरोन अधातु है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होने वाली है और एल्यूमिनियम की सबसे कम हो जाएगी। तो ये अपना क्या हो गया है, ये जनरल जो गुण थे इसके बोरोन फैमिली की वो अपन ने बात कर ली। तो खास बात जो इसमें है, या मेरे को जो लगता है या नीट वाला जहां से क्वेश्चन दे सकता है, वो एक तो बात ये है कि बोरोन अधातु है, ये बात हो गई। दूसरा गैलियम द्रव होता है, ठीक। तीसरी बात ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +3 किसमें स्थायी है, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, ये वाली बात, ठीक। और ये आकार वाली बात, और ये कौन सी वाली, एक तो आकार की और एक क्या है, बोरोन जो रहता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। दूसरा एनसीईआरटी में ये सारी बातें अपन एनसीईआरटी में जो लिखा है उनकी बात कर रहे हैं, उसमें लास्ट में आपको इसके बोरोन के उपयोग के बारे में भी मिल जाएगा। तो ये जो बोरोन होता है ये बहुत होने को अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, भले ही ये अधातु है, क्रिस्टल की तरह इसकी संरचना होती है, जिसके कारण अपन अभी बात करेंगे इसकी क्रियाशीलता क्या है, बहुत कम है, और क्रियाशीलता भी कम है, और ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। बोरॉन जो रहता है वो दो रूपों में मिलता है, इसके दो समस्थानिक हैं, बोरॉन 10 और बोरॉन 11, दो प्रकार के इसके क्या है, समस्थानिक है। इसका जो ये बोरॉन 10 होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसके कारण इसका उपयोग अपन काय में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर जो रहता है उसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए करते हैं। बहुत ज्यादा ये कठोर होता है, इसलिए कांच बनाने में बुलेट प्रूफ कांच या बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं, जिससे क्या बंदूक की गोली नहीं लगे, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बोरॉन का, ठीक। यहीं पे अपन थोड़ी एल्यूमिनियम की भी बात कर लो, एनसीईआरटी में लिखा है। तो एल्यूमिनियम जो रहता है इसका उपयोग काय के लिए करते हैं, आपको सबको पता है, घर में बर्तन वगैरह बनते हैं, पैकेजिंग के सामान, हल्का होता है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, तो तार वगैरह वायर वगैरह बनाने के काम में करते हैं। लेकिन इसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी क्या है, पॉइजनस होता है, ये जहरीला होता है। तो आजकल क्या है, घरेलू जो चीजें रहती हैं उनमें इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं अपन। तो ये बातें हो गई अपनी जनरल। तो आपको अक्रिय युग्म प्रभाव हो गया है, ऑक्सीकरण अवस्था वाली बात हो गई है, अपवाद काय में निकला अपना, आकार में अपवाद निकला, और विद्युत ऋणात्मकता में। नेक्स्ट अपन अगली जो बात करेंगे इसमें वायु के साथ क्रिया की बात करेंगे। तो वायु के साथ क्रिया करने के पर ये क्या बनाता है वो अपन थोड़ा समझ लेते हैं। इस ग्रुप में ये ध्यान रखना है कि बोरोन जो रहता है, अगर इसकी क्रिया आपने वायु से करी तो ये वायु से क्रिया नहीं करता है, ठीक। क्यों क्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय है। कैसी प्रकृति का है, क्रिस्टलीय। ये इसमें जाल के समान इसकी संरचना होती है, जैसा आप उसमें पढ़ते हो, बोरॉन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये बोरॉन जो रहता है वो काय से रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। कारण क्या बताओगे आप, क्रिस्टलीय संरचना। सेम ऐसी की ऐसी बात लागू हो रही है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। एल्यूमिनियम भी क्या होता है, सामान्यतः ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम जो रहता है इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या जमी रहती है, परत जमी रहती है, ठीक। तो जिसके कारण ये क्या होता है, अक्रिय हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अक्रिय। तो एल्यूमिनियम के अक्रिय होने का कारण क्या है, उसकी ऑक्साइड की परत जम जाना, और बोरॉन का अक्रिय होने का कारण है उसकी क्रिस्टलीय संरचना। अब हमें तो क्या करना है, इससे ऑक्सीजन से क्रिया कराना है, तो फिर क्या करें, फिर हम ये करते हैं कि ये जो बोरॉन है, इस बोरॉन के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दो, मतलब जो क्रिस्टलीय संरचना थी उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। अब ये अक्रिस्टलीय हो गया, ठीक। तो फिर अक्रिस्टलीय बोरॉन जो रहता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, ये B2O3 प्रकार का क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। और एल्यूमिनियम को भी क्या कर देंगे अपन, क्रिस्टलीय जो उसकी परत थी वो टूट जाएगी, अपन क्या करेंगे, उसको भी छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे एल्यूमिनियम को। कुल मिला के दोनों को अक्रिस्टलीय रूप में बदल दिया। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये क्या बना देगा, Al2O3 का निर्माण कर देगा।
ठीक, तो ये दोनों बात हो गई। तो इनके जो ऑक्साइड है वो ऐसे क्यों है भाई, अपन ये चेक करें तो जैसा कि आपको पता है कि बोरॉन हो गया, इसमें सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस कर दो, त्रियक का गुणक, इसमें 2 आयन है तो 2, इधर 3 है तो 3, तो ये 2 हो गए और ये कितना हो गया 3। अगली बात, अब वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, तो ये नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर लेगा, जैसे बोरॉन है तो ये नाइट्रोजन से क्रिया करवाएंगे अपन इसकी, वही आक्रिस्टलीय, तो क्या बनाएगा ये बोरॉन नाइट्राइड बनाएगा। अब ये भी ऐसा क्यों बनाता है उसका भी कारण आपको पता है, ये 3+ होते हैं और नाइट्राइड मतलब 3 नेगेटिव, क्रॉस कर दो तो 3 और 3 दोनों क्या बचेंगे 1:1 रेशो किया जाएगा। अब तो ये सब क्या करते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, लेकिन बोरॉन क्यों नहीं कर रहा था, क्रिस्टलीय संरचना के कारण एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की परत जम गई थी, इसलिए ये क्रिया नहीं कर रहा था। अब इनके जो ऑक्साइड है उनके ऑर्डर की बात कर लेते हैं अपन, क्रम की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो जरा क्या लिखा है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, तो यहां पे अपन क्रम लिख देते हैं, बोरॉन B2O3, एल्यूमिनियम क्या होता है Al2O3, गैलियम और इंडियम और थैलियम, ये हो गया। इनमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे सब में +3 आ रही है, तो जब भी ऑक्सीकरण अवस्था +3 आए तो आप ये मान लो कि जो अधातु होता है उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होता है, अम्लीय। ये कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड। ये दोनों में, इन दोनों का ऑक्साइड जो रहता है वो होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब जो अम्ल से भी क्रिया कर ले और क्षार से भी क्रिया कर ले। और इनके जो ऑक्साइड है, इधर आप जा रहे हो तो कैसे हो रहे हैं, ये क्षारीय। कहने का मतलब यह है कि क्षारीय प्रबलता नीचे जाने पे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक, तो ये इनके ऑक्साइड की बात हो गई। ऑक्साइड में आपको क्या देखना है कि बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड जो रहते हैं, ऊपर वाला अम्लीय है, बीच वाले दोनों उभयधर्मी है और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक, ये दोनों कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो बोरॉन के बारे में एक तो ये कि आसानी से क्रिया नहीं करता, एल्यूमिनियम भी क्रिया नहीं करता, क्यों नहीं करते उसके कारण हो गए। और इनके ऑक्साइड कैसी प्रकृति की होती है, यही वाली बात यहाँ पे लिखी है कि एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के हैं, इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड कैसे हैं, क्षारीय। और बोरॉन जो रहता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, अधात्विक गुण होता है। ठीक, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। नीचे जाने पे क्षारीय प्रबलता क्या हो रही है, बढ़ रही है, वायु से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाएंगे और नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। अगली बात, अगली जो बोरॉन फैमिली के बारे में अगला जो गुण है वो किसके साथ, अम्ल और क्षार के साथ क्रिया। और एनसीईआरटी में हमें अम्ल और क्षार के साथ क्रिया में किसकी, बोरॉन की बात दी है और किसकी बात दी है, बोरॉन की बात दी है और किसकी, एल्यूमिनियम की बात दी है, दोनों के बारे में बताया गया है बस। तो देखो बोरॉन जो रहता है, बोरॉन अम्ल और क्षार से क्रिया मध्य ताप पर नहीं करता है। ठीक, परंतु एल्यूमिनियम जो रहता है ये खनिज अम्लों के साथ और क्षार के साथ क्रिया करता है, जिससे उसके कौन से गुण की पुष्टि हो रही है, उभयधर्मी। अच्छा, बोरॉन जो है वो क्रिया क्यों नहीं करता, कारण वही है, अभी हाल अपन ने देखा था कि क्रिस्टलीय संरचना होती है इसलिए क्रिया नहीं करता है। और एल्यूमिनियम कैसा होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, मतलब ये अम्ल से भी क्रिया कर लेगा और क्षार से भी क्रिया कर लेगा। अब लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जलीय विलयन में, तनु विलयन में करता है। जैसे उसका उदाहरण भी करके दिया है, एल्यूमिनियम की HCl से क्रिया कराएंगे, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये क्या कर देगा, एल्यूमिनियम जो है HCl से क्रिया करके Cl और ये बाहर निकाल देगा। और आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ये क्या बना देगा, कहने का मतलब है AlCl3 बना देगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि ये सांद्र HNO3 जो रहता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया नहीं करता है, और कारण है इसकी सतह पर काय की परत जमी रहती है, ऑक्साइड की परत जमी रहती है। अपन ने अभी हाल बात करी थी, तो HNO3 से ये क्रिया नहीं करेगा। एल्यूमिनियम की क्रिया अपन कराएंगे, HNO3 मतलब HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो नहीं करेगा। कारण उसका ये कि इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या जम गई है, ये परत जमी है, तो जो ये परत जो रहती है वो इससे क्रिया नहीं करती है, करने नहीं देती है। ये एल्यूमिना होता है, ये बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसका, तो ये आसानी से किसी से क्रिया नहीं करता है, तो HNO3 से क्रिया नहीं करता है। फिर जलीय क्षार से तुम क्रिया करा दो, जलीय क्षार मतलब जल की उपस्थिति में काय से क्रिया करा रहे हैं अपन, NaOH से क्रिया कराएंगे, तो ये क्या बनाता है, देखो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट का निर्माण करता है। इसको अपन चाहे तो ये सोडियम ऐसा भी लिख सकते हैं
NaAlO2, कई किताबों में ऐसा भी लिखा मिल जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं इसे। और ये इसमें भी आप देख रहे हैं क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम कैसे अम्ल से क्रिया करके भी हाइड्रोजन निकाल रहा है और क्षार से क्रिया करके भी हाइड्रोजन निकाल रहा है। इससे क्या क्या पुष्टि हो रही है, ये पुष्टि हो रही है कि एल्यूमिनियम कैसा है, उभयधर्मी है। ऐसा का ऐसा काम होने को क्या है, करने को जिंक भी करता है, आपको अगर ध्यान हो जाए तो टिन भी कर देता है, लेड भी कर देता है, और ये एल्यूमिनियम भी कर रहा है। ये सब कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि भी हो जाती है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अम्ल से क्रिया में क्या ध्यान रखना है, अम्ल से क्रिया में ये ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार से क्रिया बोरॉन नहीं करता है। एल्यूमिनियम अम्ल और क्षार से क्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, सांद्र HNO3 से क्रिया नहीं करेगा। और जो एल्यूमिनियम है वो कैसा है, उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब अम्ल और क्षार दोनों की क्या हो रही है, इससे पुष्टि हो रही है। नेक्स्ट अगली बात आ गए अपन इनके काय की बात करेंगे, इनके हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो हैलाइड में आपको ये देखना है कि इनके जो हैलाइड हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अपन इधर कर लेते हैं कि जैसे ये हैलाइड है तो इनका जो सिंबल है अपन E मान लेते हैं, और इनकी क्रिया किसी भी हैलोजन से X2 से कराते हैं तो इनके जो हैलाइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, EX3 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको बता ही दिया है कि भैया इनमें प्लस कौन सी अवस्था है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और हैलोजन जो रहता है वो क्या होता है, नेगेटिव। क्रॉस करेंगे अपन, क्रॉस करेंगे तो 1 और 3, तो क्या आ गया, EX3 का निर्माण हो गया। अब क्रियाशीलता चूंकि आपको पता है कि इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, F2Cl2 Br2 और I2। क्रियाशीलता का क्रम ये रहेगा, I2 इकाई का क्रम है क्रियाशीलता का क्रम। इनके जो हैलाइड है उनमें ये एक बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात, कि जैसे कोई भी हैलाइड हो, जैसे BX3 हो गया, BX3 हो गया, AlX3 हो गया, GaX3 हो गया, इंडियम का X3 हो गया, और थैलियम का X3 हो गया। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। कैसे, देखो जरा, बोरॉन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना भाई, 5। पहली सेल में 2, दूसरी में कितने हैं, 3 है। तो इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये क्लोरीन है भाई, दूसरा क्लोरीन ये जुड़ गया, 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन इनके पास हो रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं बंद बनाने के बाद। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है तो इसको क्या चाहिए भाई, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब लोन पेयर चाहिए। अब ये कहीं से भी लोन पेयर को ग्रहण कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन न्यून है तो ये लुईस के अनुसार क्या है, ये सबके सब लुईस के अनुसार क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। अब लुईस अम्ल है तो इनको क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए, तो ये किसी से भी लोन पेयर ग्रहण करेंगे। अपन देखेंगे कौन क्या करता है। दूसरी बात ये कि लुईस अम्ल की प्रबलता क्या होती है, किसमें ज्यादा होगी, तो ये लुईस अम्ल की प्रबलता का क्रम होता है। ये सबके सब में सबसे ज्यादा लुईस अम्ल प्रबलता किसमें होगी, बोरॉन में। कारण है आकार, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, आकार बढ़ेगा तो अम्ल प्रबलता क्या होगी, कम होगी, अम्लीयता क्या होगी, कम। तो क्या है, इनके हैलाइड क्या ध्यान रखना है, इनके हैलाइड सबके सब हैलाइड कैसे हैं, सबके सब हैलाइड कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अच्छा, संकरण की बात अगर आप करोगे तो आप निकाल ही लोगे, sp2 संकरित होते हैं। ये त्रिकोणीय समतलीय आकृति होती है, 120 डिग्री का कोण होता है, और सबके सब क्या है, लुईस अम्ल है। और नीचे जाने पर लुईस अम्ल प्रबलता क्या हो रही है, कम, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक, इसी के साथ अपन ये सीख ले कि इनके जो हैलाइड हैं इनका क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, जैसे बोरॉन का ट्राई हैलाइड है BCl3 है, तो इनका अगर अपन जल अपघटन कराएंगे तो देखो जल अपघटन करने पर ये क्या बना देंगे, BOH का होल 4, और इधर क्या बनाएंगे, नेगेटिव। ये इस टाइप के यौगिकों का निर्माण करते हैं जल अपघटन करने के बाद।
4 हाइड्रोक्साइड लग जाएंगे। जल अपघटन कैसे होता है उसकी अगर आप क्रियाविधि देखना चाहो तो ऐसा, ये क्या है, बोरॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या लोन पेयर चाहिए, तो जल जो रहता है, वाटर जो रहता है, वो क्या करता है, अपनी जो लोन पेयर है ये इसको दे देगा, और लोन पेयर देने के बाद ये क्या करेगा, इससे ये उपसा संयोजी बंध बनाएगा, उपसा संयोजी बंध बनाएगा, और उपसा संयोजी बंध जैसे ही इससे बनेगा तो क्या होने वाला है, इसमें ये वाटर का मॉलिक्यूल अपन ऐसा जोड़ रहे हैं, जैसे ही ये उपसा संयोजी बंध बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये H और ये Cl बाहर हो जाएंगे। ऐसा बार बार होगा, 4 बार ऐसी रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में ऐसा हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है जुड़ता जाएगा और HCl क्या होता जाएगा, बाहर होता जाएगा। तो इनका जल अपघटन होने का कारण क्या है, जल अपघटन होने का कारण है ये लुईस काय का काम करते हैं, अम्ल का, और ये काय का काम कर रहा है, इसमें क्षार का काम करेगा कौन, वाटर। तो इसलिए इनका जल अपघटन हो जाता है, ठीक। और जल अपघटन के बाद इस टाइप के उत्पाद का ये निर्माण करते हैं। अब अपन पिछले उसमें चलते हैं, तो ये अपन ने, ये जो अपन ने बात की है वही वाली बातें यहाँ पे लिखी है कि ये क्या करते हैं, देखो हैलाइड से क्रिया करके, इसके अतिरिक्त ये अपन ने पहले बोल दिया था, अक्रिय यौगिक प्रभाव के कारण ये आयोडाइड इसमें स्थायी नहीं होता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, ये ट्राई हैलाइड बनाते हैं। ये क्या होते हैं, त्रिसंयोजी परमाणु होते हैं, चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, ठीक। ये इसका जो बोरॉन जो रहता है, ये कैसे होते हैं, सबके साथ इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं और अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, लोन पेयर को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कैसा, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती जाएगी, आकार में वृद्धि होती है। ये अपन ने देखा है, आकार में वृद्धि होती है, तो अम्ल प्रबलता क्या होती जाती है, अम्ल की प्रबलता क्या होगी, प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है वो क्या है, अगला आप जो डायग्राम है उसमें लिखा है, अपन उसमें देखेंगे, ये बोरोन का ट्राई हैलाइड जो रहता है वो किसके साथ, कौन सी, अमोनिया का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और उसके साथ क्या कर लेगा, उपसा संयोजी यौगिक का निर्माण करेगा। कैसा, देखो जरा ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, अमोनिया जो है इस पे इलेक्ट्रॉन न्यून है, अपन ने अभी बात कर ली थी, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी जो लोन पेयर है इसको क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा। तो ये किसका काम कर रहा है, अम्ल का काम कर रहा है लुईस के अनुसार, अमोनिया काय का काम करेगी, क्षार का काम करेगी। और ये आप इसको एरो भी लगा सकते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस टाइप से ही बना के दिया है, ठीक। अब इसमें अपने को और एक्स्ट्रा क्या याद रखना है कि भैया ये इस पे संकरण क्या होता है, बोरॉन पे sp2 संकरण होता है, और इसकी आकृति कैसी है, समतलीय, समतलीय आकृति होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और जब इसने ये बंध बना लिया है तब आप इसका संकरण देखो, तो इसका संकरण sp3 हो जाएगा, और sp3 हो गया तो ये कैसा हो गया, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, और चतुष्फलकीय मतलब असमतलीय। तो बोरॉन जो रहता है, बोरॉन का ट्राई हैलाइड कैसे स्थायी होता है, अमोनिया से लोन पेयर लेकर स्थायी हो जाता है, जिसमें उसका आपको ध्यान रखना है संकरण बदल गया है, sp2 से क्या हो गया है, sp3, और जो उसकी आकृति थी समतलीय थी, कैसी हो गई, चतुष्फलकीय हो गई, चतुष्फलकीय मतलब असमतलीय हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसमें ये क्या काम कर रहा है, लुईस अम्ल का काम कर रहा है, और अमोनिया काय का काम कर रही है, लुईस क्षार का कार्य कर रही है, ठीक। अच्छा, इसमें कोई पूछे तुमसे, वैसे तो अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ रखा है कि अमोनिया का संकरण बदला गया का, नहीं, अमोनिया का संकरण नहीं बदलता, ये sp3 है पहले, और बाद में भी क्या रहेगा, sp3 रहेगा, इसका संकरण परिवर्तित नहीं होता है लोन पेयर दान करने के बाद भी। अगली जो उसमें बात दी है वो काय के लिए बात दी है, एल्यूमिनियम जो रहता है ये चतुष्क द्विलक बना देता है, चतुष्फलकीय क्या बना देता है, द्विलक का निर्माण करता है, और इसके बाद स्थायी होता है। बोरोन का क्लोराइड कैसे स्थायी हुआ, अमोनिया को ग्रहण कर कर, और ये कैसे स्थायी होता है, द्विलक बनाकर। तो देखें इसका जो, इसकी जो संरचना है, इसमें क्या है, बोरोन जो एल्यूमिनियम जो रहता है ये एक लक के रूप में कैसा रहेगा, AlCl3। तो एक लक के रूप में ये क्या होता है, स्थायी नहीं है, इसके पास भी लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एल्यूमिनियम में, और ये इसने जब बंध बनाया, एक लक बनाया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, 6। तो ये क्या है, अभी अस्थायी। तो ये क्या करता है, द्विलक बनाता है, द्विलक कैसा हो गया, Al2 AlCl6, ये क्या बन गया, द्विलक, ये द्विलक बना रहा है। ये क्या था इसका, एक लक, तो एक लक काय में बदल गया,
द्विलक में बदल गया। अब ये इसका जो द्विलक है उसकी संरचना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बनी है तो अपने को देखना है। इसमें बोरॉन के ये एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। इस वाले एल्यूमिनियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। अब ये इसने इधर सहसंयोजी बंध बनाए, ये सहसंयोजी बंध है, ये भी कौन सा बंध है, सहसंयोजी। ये भी बंध कौन सा है, सहसंयोजी है। इधर इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, सबको पता है क्लोरीन पर कितनी लोन पेयर होती हैं, 3-3। तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इस वाले एल्यूमिनियम को क्या दान कर देगा, लोन पेयर। वैसे ही ये इधर से सहसंयोजी बंध बना रहा है और इसके पास भी 3 लोन पेयर रहती हैं, तो एक लोन पेयर ये इसको दान कर रहा है। तो ये कौन सा बंध बन रहा है, उपसहसंयोजी बंध बन रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 प्रकार के बंध होते हैं इसमें। एक तो ये बंध है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो इसमें क्या होती है, 2 सेंटर हैं, 2 सेंटर मतलब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सामान्य बंध होते हैं। ये बंध जो है वो कैसा बंध है, ब्रिज बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 2 और ये कितने हो रहे हैं, 4, 2 इसके हैं। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इस पूरे बॉन्ड में यहां से लेकर यहां तक जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और सेंटर कितने हैं, 3 सेंटर है, मतलब 3C और 4E बॉन्ड होता है। ये भी एक प्रकार का सेतु बंध या जिसे अपन सेतु बंध या बनाना बंध इसको भी बोल सकते हैं। हालांकि डाइबोरेन में वो ज्यादा प्रचलित है, इसमें भी ये ऐसा होता है। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 देखिए आपको, 1 2 और 2 ये लोन पेयर वाले, तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो ये सेतु बंध होते हैं इसमें, ऊपर वाला भी और ये वाला भी। खास बात इसकी क्या है, खास बात ये है, 2 चीजें अपने को ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, 118, ये ज्यादा होता है। और ये बाहर वाला बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। अंदर वाला बॉन्ड एंगल क्या होता है, बंद कोण क्या होते हैं, छोटा होता है। तो ये बंद कोण जो है इन पे भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये बंद लंबाई, ये भी बंद क्या है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच का बंद है। और ये वाला बंद भी एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच का बंद है, ये देखो। लेकिन दोनों की बंद लंबाई में क्या है, फर्क है। ये वाली बंद लंबाई क्या है, ये बंद लंबाई क्या है, छोटी है। और ये बंद लंबाई क्या है, बड़ी है। तो ये सेतु बंद होते हैं। ये कौन सा बंद है, सेतु वाला, सेतु बंद। हमेशा ध्यान रखो, जब भी सेतु के रूप में बंद होता है तो उसकी बंद की लंबाई हमेशा क्या होगी, ज्यादा। उसका कारण क्या है, उसका कारण देखो, इसने इधर से बंद बनाया और ये इधर से भी बंद बना रहा है। तो 2 मतलब इसकी ऐसा माना जाएगा, ये परमाणु थोड़ा सा खिंच गया है, तो ये लंबाई थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सेतु वाली बंद लंबाई क्या होती है, ज्यादा। डाटा भले ही याद मत करो आप कि भैया 206 पिकोमीटर होती है और ये 221 पिकोमीटर होती है। डाटा भले ही याद नहीं हो, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर आ गया, ये है मान लो L1 और ये है L2, तो कौन सी वाली बंद लंबाई ज्यादा होगी, L2 बंद लंबाई ज्यादा होगी किसकी तुलना में, L1 की तुलना में। ये वाली बात अपने को ध्यान रखना है। तो क्या हो गया कि जो बोरोन है उसका ट्राई हैलाइड अमोनिया को लेकर क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, जिसमें उसकी संरचना समतलीय से क्या हो जाती है, असमतलीय। और दूसरी बात, एल्यूमिनियम का जो हैलाइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो क्या होता है, द्विलक बना के क्या हो जाता है, स्थायी। वो भी इलेक्ट्रॉन न्यून था और बाद में क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, इसमें भी ये देखो, इसका संकरण भी क्या हो जाएगा, पहले sp3 था, sp2 था, अब क्या हो जाएगा sp3। इधर sp2 था, अब क्या हो जाएगा sp3। इसने लोन पेयर ले ली है। तो ये अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड की संरचना की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आ रहे हैं बोरॉन के जो हाइड्राइड रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे अल्केन होता है, मतलब अल्केन होता है, वैसे ही बोरॉन के हाइड्राइड बनाते हैं। बोरॉन के हाइड्राइड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये और दूसरे ये। अब n बराबर क्या होता है, बोरॉन की संख्या होती है। जैसे सबसे ज्यादा प्रचलित में जो है, हालांकि ये सारी बातें ऐसी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। इसके बाद एनसीईआरटी में जो बात ज्यादा दी है वो डाइबोरेन के बारे में दी है। इसमें n की जगह अपन क्या रख सकते हैं, n की जगह 2 रख देंगे। n इक्वल टू अगर अपन ने 2 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, P2H6 बन जाएगा। अब इसमें जो मेन बोरॉन है, बोरॉन का हाइड्राइड है, वो कौन है, B2H6, जिसका नाम क्या होता है, डाइबोरेन। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि भैया जो बोरॉन के हाइड्राइड होते हैं वो किस टाइप का, कौन सा बोरॉन का हाइड्राइड है और कौन सा नहीं है। तो ये दोनों फार्मूला से मैच होना चाहिए, मतलब N और N+4 होना चाहिए और इधर हाइड्रोजन N+6। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। कौन से वाले, जिनमें 6 रहते हैं वो कम स्थायी हैं। 4 वाले क्या है, ये 2 वाले +4 वाले क्या है, ज्यादा स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। हम बात कर रहे हैं जो मेन हमें एनसीईआरटी में दिया है वो किसका, B2H6 की बात करेंगे इसमें। तो देखें B2H6 जिसका नाम क्या है, डाइबोरेन।
तो डाइबोरेन के बारे में सबसे पहले तो डाइबोरेन जो है ये क्या होता है, बोरोन का सरल हाइड्राइड होता है। इसके बनाने की विधि पे अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको कैसे सामान्यता नहीं बना सकते, इसमें BF3 की क्रिया एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको बोला जाता है उससे कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये डाइबोरेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, डाइबोरेन को लैब में बनाने के लिए क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोबोराइड, ठीक, आयोडीन से क्रिया करवा रहे हैं तो वो भी बन जाएगा ये। लेकिन इंडस्ट्री में अगर अपने को बनाना है तो देखिए इंडस्ट्री में बनाने के लिए हमें सस्ता माल चाहिए, तो ये दोनों चाहे तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्रेट हो, ये दोनों ऐसे अपचायक होते हैं जो महंगे आते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सस्ता वाला चाहिए। तो सस्ता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्राइड से इसकी क्रिया करा देंगे, किसकी, BF3 की क्रिया कराएंगे तो हमें डाइबोरेन प्राप्त हो जाएगा। ये डाइबोरेन बनाने की कितनी है, 3 विधियां हैं। डाइबोरेन जो रहता है वो कैसा है, रंगहीन है और कैसा है, जहरीला गैस के फॉर्म में मिलता है। वायु में ये क्या करता है, स्वतः अभिक्रिया कर लेता है और ये कहने का मतलब क्या है, ज्वलनशील हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक, इसके बाद इसको अपन क्या कर रहे हैं, यदि अपन ने जल से इसकी क्रिया कराई तो ये क्या बनाएगा, बोरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। ये बोरिक अम्ल का फार्मूला है, बोरिक अम्ल अपने सिलेबस में अभी अपन आ रहे हैं। अगला डाइबोरेन जो रहता है इसकी संरचना कैसी होती है डाइबोरेन की, अभी अपन देखने वाले हैं। जैसे ही ये क्या करता है, जैसा कि अभी आप देखोगे कि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, मतलब इसमें बंद बनाने के बाद भी इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। तो इस अष्टक पूरा नहीं होता है तो ये क्या चाहिए, इसको लोन पेयर चाहिए। तो ये लुईस चार, जैसे ये ट्राई मिथाइल अमीन है, ये इस तरह से CH3 CH3 और CH3, इसके ऊपर क्या होती है, लोन पेयर। तो ये डाइबोरेन से जाके क्रिया करता है और डाइबोरेन की जो संरचना है द्विलक है उसको क्या कर देता है, तोड़ देगा और तोड़ के ये बीच में लोन पेयर दान करेगा। सेम ऐसा का ऐसा काम ये किसके साथ कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी क्या होता है, ये लोन पेयर क्या होता है, दाता होता है। तो ये भी इससे ग्रहण करके ये भी इसकी बंध को क्या कर देगा, तोड़ देगा, डाइबोरेन को मोनोमर में बदल देगा। इसके बाद इसकी क्रिया यदि अपन किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो पहले ये एक यौगिक बनता है और बाद में जब इसका असली फार्मूला जो रहता है, वास्तविक फार्मूला ये है, तुम तो ये याद करना, अपन आगे इसमें देखने वाले हैं। तो ये क्या बनाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ये इस तरह से डायरेक्ट क्या करेगा, इसमें अमोनिया से रिएक्शन करके ये एक मध्यवर्ती बनाएगा और मध्यवर्ती को गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बोराजॉन या बोराजीन, या इसे बोलते हैं अकार्बनिक बेंजीन। इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से अपन देखने वाले हैं, अपने इसमें ही है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये BF3 से बनता है, AlCl3 से बना सकते हैं या सोडियम बोरोहाइड्रेट से बना सकते हैं। इंडस्ट्री में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, NaH सोडियम हाइड्राइड से बना सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, रंगहीन है और जहरीली गैस होती है, स्वतः जलने लगती है और ऊर्जा ज्यादा देती है। जल में घोलने पर बोरिक एसिड देती है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, ये बंद बनाने के बाद भी इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो ये लुईस चार से क्रिया करके टूट जाएगा और खासकर ट्राई मिथाइल एमीन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और इसकी क्रिया अमोनिया से करेंगे तो मध्यवर्ती बनेगा ये, और जिसको उच्च तापमान पे गर्म कर देंगे तो ये बोराजोन बनाएगा, या इनऑर्गेनिक बेंजीन या अकार्बनिक बेंजीन अपन इसको कहते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में मैं आपको देखें, अपन इसकी संरचना देख लेते हैं पहले, डाइबोरेन की संरचना। देखो डाइबोरेन की संरचना वेरी वेरी IMP है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो B2H6 क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझें आप। इसकी संरचना जो रहती है, बोरॉन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इधर वाले बोरॉन की लास्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 6 हाइड्रोजन है तो ये सामान्य हाइड्रोजन हो गए, ये तो हो गए सामान्य हाइड्रोजन, सामान्य बॉन्ड हो गए, सामान्य बंध हो गए। सामान्य बंध का मतलब ये है कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है, तो ये क्या है, 2 सेंटर है और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सामान्य बंध है। अब हाइड्रोजन जो 5वां हाइड्रोजन है वो ये रहा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर वाले बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो बॉन्ड रहे वो असमान बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही इधर हाइड्रोजन अपन जोड़ेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इस टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस वाले बंध में क्या हो गया है, सेंटर कितने हो गए, 1 2 3 परमाणुओं के सेंटर कितने हो गए, 3 सेंटर हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 और 2, इधर इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये कौन से बंध हो गए, 2C2E बॉन्ड, या इनको अपन बोलते हैं त्रिकेंद्रीय बंध।
त्रिकेंद्रीय बंध बोलते हैं। त्रिकेंद्रीय बंध या इनकी संरचना सेतु की जैसी है तो सेतु बंध है। अगली बात, इनको केले के जैसे दिखते हैं तो इनको केला बंध भी कहते हैं। कौन सा बंध है इनके पास? केला बंध है। ठीक। अच्छा, ये अभी भी इसने बंध बनाने के बाद भी इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून है अभी भी भाई, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, अभी भी इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। खास ध्यान रखना है कि बोरॉन जो रहता है, दोनों बोरॉन पर sp3 संकरण होता है। नीट 2022 में आ चुका क्वेश्चन भाई, 2022 का क्वेश्चन है। और 2022 में ही एक जोड़ी बनाने के लिए आया था जिसमें इसको B2H6 को अपने को बताना था कि B2H6 इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। ये भी क्वेश्चन कौन से का है? 2022 में ही आया। तो आप देख रहे हैं डाई बोरेन की संरचना, इसके पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही जो पेपर है उसमें दो क्वेश्चन मिल गए आपको। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है उसका उदाहरण मिल गया, और दूसरा इसकी जो संकरण है, बोरोन का संकरण है, वो इसमें क्या होता है? sp3 होता है। तो बनाना बंध किसमें पाए जाते हैं? त्रिकेंद्रीय बंध किसमें पाए जाते हैं? सेतु बंध किसमें पाए जाते हैं? ये वाली बात है। दूसरा, इसमें अपन वही वाली बात, सेतु वाली बंध की बात कर ली अपन। इसको अगर L1 मानूं मैं और इसको क्या मान लूं? L2 मान लूं, तो देखो इधर क्या है? L2 क्या होगा? छोटा, L1 क्या होगा? बड़ा। सेतु वाला बंध हमेशा क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। और जो बाहर वाला बंध है वो कैसा होने वाला है? छोटा होने वाला है। तो ये डाइबोरेन की संरचना हो गई। इसके बारे में जो बातें लिखी हैं वो एक बार आप देख लो। देखिए, इसकी डाइबोरेन की प्रत्येक बोरॉन पर sp3 संकरण होता है, इंपोर्टेंट बात हो गई। ठीक। इसके बाद इसकी एक और बात जो इसकी संरचना के बारे में आती है वो ये है कि इसमें ये जो बोरॉन होते हैं, दोनों बोरॉन और दोनों के ये कोने वाले चारों हाइड्रोजन ये एक ही तल में रहते हैं। कौन कौन? दोनों बोरॉन और टर्मिनल वाले सिरे वाले चारों हाइड्रोजन एक ही तल में रहते हैं। और ये जो सेतु वाले हैं ये अलग अलग तल में रहते हैं। ये मान लो ऐसा ऊपर है हाइड्रोजन, और ये कहाँ रहेगा? मान लो नीचे रहेगा ऐसा। तो ये दोनों अलग तल में रहते हैं। ये दोनों जो है ऐसा कर देते हैं अपन, ये दोनों अलग तल में रहते हैं। और ये 3 ये एटम और 3 ये एटम ये क्या रहते हैं? एक तल में रहते हैं। तो यही बात उसमें लिखी है कि इसमें क्या होता है? चारों हाइड्रोजन और दोनों बोरॉन एक ही तल में रहते हैं। इस तल के ऊपर और नीचे की तरफ ये हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक, ये इसमें बात लिखी है। त्रिकेंद्रीय बंध होते हैं और सेतु बंध होते हैं, जो अपन ने देख लिया है। अच्छा, इसमें बंध कोण की भी बात अपन थोड़ी सी देख लें। लंबाई की ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसमें ये वाली बंध लंबाई आप देख रहे हो, ये सेतु वाली बंध लंबाई क्या है? बड़ी है। और ये टर्मिनल वाली सिरे वाली बंध लंबाई क्या है? छोटी। बंध कोण ध्यान रखना है, ये 120 है और ये क्या है? 90 क्या है? 7। हमेशा बंध कोण बाहर वाला बड़ा होता है, अंदर वाला बंध कोण छोटा होता है। ऐसा कैसा अपन ने एल्यूमिनियम की संरचना, एल्यूमिनियम क्लोराइड की संरचना में भी देखा। अच्छा, याद करना है तो देखो ये 119 और 120, बंध कोण 120 और लंबाई 119 और इधर 134 हो रही है। हालांकि डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये याद कर लें कि कौन सा बंध बड़ा होता है और कौन सा बंध छोटा, और बाहर वाला बॉन्ड एंगल क्या है? बड़ा है। अंदर वाला बॉन्ड एंगल क्या है? छोटा। तो ये क्या है? डाइबोरेन की संरचना हो गई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, अगली अपन बात कर रहे हैं जो अपन ने बात की थी बोराजोन। फिर से इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन। देखें इसमें क्या होता है, इसको B3N3H6 इसको क्या बोलते हैं? ट्राइबोरेन और ट्राइएमीन, मतलब 3 तो बोरोन है और 3 ही इसमें क्या है? नाइट्रोजन है। इसका नाम है बोराजोल या बोराजीन, और इसे क्या बोलते हैं अपन? अकार्बनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यही क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि अकार्बनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, इसका नाम पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये बनती कैसे है। तो अभी यार अपन ने बात की थी कि डाइबोरेन की अमोनिया से क्रिया करा दो कम तापमान पे तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, मध्यवर्ती बनता है। फिर इसको गर्म कर रहे हैं अपन कितने पर? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो ये बोराजोल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, ये इसकी संरचना रही। इसकी संरचना में संकरण याद करना है sp2, और ये बेंजीन की संरचना बनी है, ये भी sp2। दोनों की संरचना बोराजोल या बोराजीन की संरचना कैसी है? बेंजीन से मैच खा रही है। तो दोनों की संरचना एक जैसी होती है, लेकिन इसको अकार्बनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन होता है और इसमें कार्बन नहीं होता है। ये भी समतलीय होता है, ये भी समतलीय होता है।
दोनों की संरचनाएं कैसी हैं, एक जैसी। तो ये अकार्बनिक बेंजीन हो गया, या जिसे अपन क्या बोलेंगे, बोराजॉल या बोराजीन बोलेंगे। काय से बनाया, डाई बोरेन पर अमोनिया की क्रिया करके मध्यवर्ती बना, उसको 200 डिग्री पर गर्म कर दिया, तो फिर ये अपने को मिल गया। इसे अकार्बनिक क्यों कहते हैं उसका भी कारण आपको पता चल गया। और इसमें संकरण क्या होता है, sp3 संकरण होता है, समतलीय संरचना होती है। अगला जो कंपाउंड अपन देखेंगे इसमें वो है हमारा क्या है, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। ये है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में क्या बात ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो रहता है उसमें जनरल बातें लिखी हैं, हालांकि जो प्रॉपर्टी रहती है उनके ऊपर नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, गुण वगैरह जो रहते हैं, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि BH3BO3 ये कैसा होता है, सफेद होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में आंशिक घुलनशील है, लेकिन गर्म जल में क्या होता है, पूर्ण घुलनशील होता है। इसके जो जलीय विलयन जो रहता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। बनाते कैसे हैं इसको अपन बनाएंगे बोरेक्स के साथ, इसको HCl और वाटर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये बन जाएगा बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड जो रहता है इसकी जो संरचना होती है वो इस टाइप की संरचना होती है इसकी। OH इसमें कितने हैं, 3 OH होते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, ये इसकी क्या है, संरचना है। अब इस पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि इस पे एक तो बोरॉन पे संकरण क्या होता है, sp2, और इसकी ऑक्सीजन पे संकरण क्या होता है, sp3। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली बात क्या है कि इसकी जो संरचना रहती है इसमें इकाइयां क्या होती हैं, BO3 नेगेटिव इकाइयां होती हैं, जो एक दूसरे से कौन से बंध से जुड़ी हैं, हाइड्रोजन बंध से। ये देखें, ये इसका ऑक्सीजन और दूसरे वाले बोरिक एसिड का क्या है, हाइड्रोजन। इन सब में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बोरिक एसिड की, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है, वो रही ये IMP है। ये भाई ये बहुत ही ज्यादा क्या है, IMP, कि बोरिक एसिड क्या होता है, दुर्बल अम्ल और एक क्षारीय अम्ल होता है। एक तो दुर्बल अम्ल है, अम्ल कैसा होता है, ये दुर्बल होता है, और दूसरा कैसा होता है, ये एक क्षारीय अम्ल होता है, ठीक। और ये क्या होता है, यह एक लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। अब इसकी खासियत क्या है वो समझो जरा। इसकी खासियत ये है कि ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखें, जैसे ही अपन इसको वाटर में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये अम्ल है, लेकिन ये H आयन को दान नहीं करता है, ये उल्टा क्या करता है, जल से H आयन को दान कराता है। तो बनिया बुद्धि वाला क्या है, ये अम्ल है। ये क्या करेगा, जैसे ही अपन जल में इसको घोलेंगे तो ये OH आयन जो है जल को ऐसा तोड़ देगा, इसके OH आयन को क्या कर लेगा, स्वयं ग्रहण कर लेगा और इस यौगिक में बदल जाएगा। अब जो H आयन था, ये वाला जो H आयन है वो काय का है, बोरिक एसिड, ये जल का H आयन है। और जल का H आयन जो रहता है वो जल में क्या होता है, जैसे ही वो जल में जाएगा तो वो काय में बदल जाता है, H3O पॉजिटिव में बदल जाता है। तो ये इसका यौगिक बनता है। तो बोरिक एसिड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी बात है, कि बोरिक एसिड एक दुर्बल क्या है, एक क्षारीय अम्ल होता है। यह लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये जल के OH आयन को क्या कर लेता है, ग्रहण करके अपना अष्टक क्या करता है, पूरा करता है, और शेष H आयन जो रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। अब ये शेष H आयन जो है वो है किसका, वो है जल का। तो जो इसका जो विलयन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। तो इसको अपन अम्ल क्यों कहते हैं, इसको छद्म अम्ल भी कह देते हैं। इसको अम्ल क्यों कहते हैं, अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये H आयन दान नहीं कर रहा है, ये उल्टा किससे H आयन दान करवा रहा है, जल से। ये क्या कर रहा है, OH आयन को ग्रहण करता है। तो इसलिए एकल क्षारीय अम्ल कहते हैं। एक क्षारीय मतलब एक क्षार को ग्रहण करने वाला। इसके बाद अगली जो बोरिक एसिड में ये है कि अगर आपको इसको आपने 370 केल्विन से गर्म किया तो ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा तापमान किया तो बोरिक एसिड का क्या बनाएगा, एनहाइड्राइड। इसको बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको अगर आपने पानी में घोल दिया तो फिर से क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा जल में घोलने पर। तो ये बोरिक एसिड का क्या बनाता है, ये एनहाइड्राइड बनाता है गर्म करने पर। आखिरी बात जो लिखी है कि इस पे संकरण क्या होता है वो अपन ने देख ही लिया, sp3 और ऑक्सीजन का भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो बोरिक एसिड में जो काम की बात है वो काम की बात ये है कि ये दुर्बल क्या होता है, एकल क्षारीय अम्ल होता है, और लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, और ये जल के OH आयन को ग्रहण करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, संकरण के बारे में बात इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से क्या करता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जाल के रूप में जुड़ा रहता है। और परतीय संरचना होती है इसकी, परतनुमा संरचना, ये लिखा है परत के जैसी संरचना होती है। और एनसीईआरटी में हालांकि ये 3 नहीं लिखा है, इसमें
O3 जो है इसकी इकाई होती है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसमें जो दिया गया है वो हमें दिया है बोरेक्स। बोरेक्स के बारे में बातें दी है। बोरेक्स जो रहता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसे स्वागा के नाम से भी जाना जाता है। एक तो स्वागा और दूसरा सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से इसको जाना जाता है। सामान्य फार्मूला इसका क्या है, Na2B4O7.10H2O। इसकी जो इकाई रहती है इसकी जो इकाई है वो टेट्रा इकाई होती है, इसकी ये वाली यूनिट रहती है इसमें, ठीक। और इसका जो वास्तविक फार्मूला है वो है ये वाला फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या है, ये ट्राई न्यूक्लियर इकाई होती है इसके वास्तविक फार्मूले में। तो वो ट्राई न्यूक्लियर इकाई क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। क्या फार्मूला है इसका, Na2B4O5 और OH का होल 4 और .8H2O, ये इसकी वास्तविक संरचना है। अब इसमें टेट्रा न्यूक्लियर का मतलब यह है कि ये जो बोरॉन है ये 4 कोनों पे रहता है, तो इसलिए में 4 नाभिक बन गए। 4 नाभिक का मतलब 4 कोने। तो ये इस टाइप के बोरॉन इससे जुड़े रहते हैं। एक ऑक्सीजन ऐसी जुड़ी रहती है, इसके बाद जो OH आयन है वो ऐसे जुड़े रहेंगे, चारों के चारों OH आयन इस टाइप से जुड़े रहते हैं। ये चारों के चारों क्या हो गए, OH आयन। ये वाले उपसहसंयोजी बंध से जुड़ेंगे जैसा कि आपको पता ही है। और बाहर क्या होगा कि सोडियम बाहर होंगे और 10 क्या होंगे, 8 क्या होंगे, H2 होंगे। 8 H2O क्या होंगे बाहर, और इधर क्या हो गया, ये सोडियम हो गया Na2। ये इसकी संरचना है। अब एनसीईआरटी में हालांकि ये बन के नहीं दी है, फिर भी आपको एक क्वेश्चन आ चुका है पहले कि ये कितने नाभिकीय परमाणु होता है। तो इसमें कितने नाभिक हैं, कितने बोरॉन के सेंटर हैं, 4। एक तो ये ध्यान रखना है। तो बोरॉन सेंटर कितनी है, 4। और सेतु ऑक्सीजन इसमें कितनी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखेंगे कितनी सेतु ऑक्सीजन है, 5 सेतु ऑक्सीजन। और सेतु ऑक्सीजन इक्वल टू कितनी है, इसमें 5 है। सेतु ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 5। इसके बाद ये वाला बोरॉन में अगर आपको याद हो जाए, हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें sp2 संकरण होता है इन 2 बोरॉन पे, इस वाले पर और इस पर। और इस पे क्या संकरण होता है, sp3। तो ये जो बोरेक्स है इसका वास्तविक संरचना पूछी जा सकती है। ये वास्तविक संरचना के बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपन वापस उस पर लौटे आते हैं। तो ये कैसा होता है, बोरेक्स का विलयन क्षारीय विलयन होता है, ठीक। और ये इसकी वास्तविक संरचना के बारे में बात हो गई। इसको अगर अपन ने गर्म किया ऊष्मीय प्रभाव में, अगर आप इसको गर्म करते हो तो ये गर्म करने पर जल के अणु वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। इसमें 10 जल के अणु है तो वो क्या हो जाएंगे, वेपर के रूप में उड़ जाएंगे। और जो वेपर रहती है वो उस पे ही जाके जुड़ जाती है, जिससे इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हल्का। और क्या हो जाएगा, बड़ा साइज का हो जाएगा। ये एनाइडाइट हो गया, ये 10 जल के अणु चले गए। इसके बाद तुमने और ज्यादा तापमान पे इसको अगर गर्म करते हैं तो ये कैसा होता है, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था में आने के बाद फिर अगर आप इसको ठंडा करते हैं तो ये पारदर्शी क्या हो जाता है, एक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कांच के जैसा, आप ये मान लो कांच के जैसा पारदर्शी एक पदार्थ होता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये क्या बना देता है, सोडियम मेटाबोरेट बना देता है और बोरेक एनाइडाइड, इन दोनों में ये परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो गर्म किया हुआ जो पदार्थ रहता है इसका उपयोग हम काय के लिए कर लेते हैं। इसके जो उपयोग है वो हम डी ब्लॉक के जो तत्व रहते हैं, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, तो इनके परीक्षण में कर लेते हैं कि ये कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है। तो वही वाली बात इसमें लिखी है। तो इनका उपयोग अपन क्या करते हैं, सोडियम मेटाबोरेट और बोरेक एनाइडाइड, इसका उपयोग कर लेते हैं बोरेक्स मन का परीक्षण, बोरेक्स बीट टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं बोरेक्स मन का परीक्षण। तो बोरेक्स मन का परीक्षण काय से लगाया जा रहा है, बोरेक एसिड को गर्म करके क्या बनाई जाती है, बोरेक अम्ल की बीट बनाई जाती है। ये दोनों सोडियम मेटाबोरेट बनाया जाता है। अब इसका उपयोग काय के लिए कर रहे हैं अपन, कोई भी डी ब्लॉक का जो तत्व है, जैसे इसमें जो दिया है कॉपर 2+ के रूप में, हालांकि ये सोडियम मेटाबोरेट भी इसमें होता है NaBO2, ये दोनों के साथ इसकी क्रिया होती है। मतलब ये जैसे ही द्रव हो जाएगा तो कॉपर का कोई भी, चाहे तो कॉपर का ऑक्साइड हो चाहे कॉपर का सल्फाइड हो, उसको अपन क्या करेंगे, इसमें डुबाएंगे। और जैसे ही ये ठंडा होगा तो जो कांच जैसा पारदर्शी पदार्थ था वो एक कलरफुल पदार्थ में बदल जाएगा। कैसे कलर में, ब्लू कलर में। ये क्या होगा, कॉपर मेटाबोरेट। तो ये काय का परीक्षण लग गया, ये परीक्षण लग गया कॉपर 2+ का। एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो काय का दिया है, कोबाल्ट का दिया है। तो हम वही वाली बात कर लेते हैं कि यदि आपने अगर कोबाल्ट लिया होता, कोबाल्ट और उसका कोबाल्ट का ऑक्साइड लिया है, मतलब कोबाल्ट 2+ में लिया है, तो इसमें ये क्या बनाएगा, इसके साथ क्रिया करने के बाद B2O3 प्लस इसमें सोडियम मेटाबोरेट भी होता है,
तो इसमें कोबाल्ट का CO और BO2 का होल ट्वाइस बनता है, और इसमें कॉपर की प्लस ऑक्सीकरण अवस्था +2 है ही। ये भी कैसे कलर का होता है? ब्लू। ये भी कैसे रंग का है? नीला। तो एनसीईआरटी में कॉपर का ये इसका कोबाल्ट का दिया है, तो आपको ये कोबाल्ट का याद होना चाहिए। तो ये अपना क्या हो गया है, ये पूरा जो बोरॉन फैमिली की बात चल रही थी तो वो अपनी कंप्लीट हो गई है। मेरा मानना है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरा अपन ने एनसीईआरटी के बेस पढ़ा है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ी है, तो इससे बाहर जाने की संभावना मेरे को नहीं लग रही है। तो जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। आप, मेरे को लगता है इससे बाहर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। होने को बोरॉन फैमिली में और बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ सकते थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो एनसीईआरटी बेस आ रहा है, तो आपको इससे बाहर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे अगले लेक्चर में हम कार्बन फैमिली की बात करेंगे, और उसमें और अच्छा बेहतर आपको और मजा आएगा, और अपन इस तरह से आगे पढ़ाई करते रहेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।